नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा निर्मित प्रश्न बैंक सत्र 2022-23 के लिए इसमें आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के विषय गणित के अंतर्गत इकाई नंबर 3 देखेंगे। इकाई नंबर 3। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा गणित के लिए एक अच्छा वीडियो बनाया गया है। जो विद्यार्थी गणित में कमज़ोर है, जो गणित से डरते हैं या साल भर गणित की तैयारी नहीं कर पाए हैं, ऐसे विद्यार्थी जाकर हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें केवल 7-8 ऐसे प्रश्न बताए गए हैं जो हर साल आता है और उन्हीं प्रश्नों को देखकर चाहे तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए 1 अंकों वाले प्रश्नों को पहले यहाँ पे हम ये जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा दिया गया है एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत 1 अंकों वाले 5 प्रश्न दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त 2 अंकों वाले प्रश्नों को देखेंगे, साथ ही साथ 3 अंकों वाले प्रश्नों को भी देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमारे जो नोट्स है परिभाषा और सूत्र वाले इस अध्याय का, उनको पहले देख लेते हैं। चलिए, ये नोट्स बेहद ही महत्वपूर्ण है। अधिकांशतः प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप से होते हैं 1 नंबर वाले इसी से आते हैं। चलिए देखते हैं। द्विघात समीकरण, उसी को वर्ग समीकरण भी कहते हैं। द्विघात यानी कोई चर राशि की घात यदि 2 होता है तो उसे द्विघात कहते हैं, ठीक है। और वर्ग भी बोलते हैं, x² कहते हैं, यानी x का वर्ग, तो यही वर्ग समीकरण कहलाएगा। इसमें क्या होगा, वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो। मान लीजिए चर राशि x है और उसकी अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो उसे वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण कहते हैं। वर्ग समीकरण का मानक रूप या उसी को हम व्यापक रूप भी कहते हैं, इसका है हमारे पास ax² + bx + c = 0। और वर्ग समीकरण को हल करने के लिए मुख्यतः 4 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला सर्वसमीका विधि, इसके अंतर्गत वो सूत्र आते हैं जिसका उपयोग 6वीं 7वीं 8वीं में आप किए हैं। मध्य पद यानी बीच के जो पद होते हैं, जैसे ये बीच का पद है, इनको 2 भागों में तोड़कर। तीसरा है पूर्ण वर्ग विधि और चौथा है सूत्र विधि। सूत्र विधि से रिलेटेड भी पेपर में आते हैं, सूत्र विधि में इसी का प्रयोग किया जाता है और ये भी इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। चलिए उसके बाद ये वाला स्टेप देखते हैं। द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण के खाली स्थान मूल होते हैं। वैसे बहुपद वाले में भी पूछा था, तो यहाँ पे आपको क्या केयर करना है, द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण, नाम से पता चला द्वि यानी 2, वर्ग यानी घात 2, यानी इसके मूल भी कितने होंगे, 2 मूल होंगे। उसके बाद सूत्र विधि के लिए जो सूत्र हम उपयोग करते हैं वर्ग समीकरण के रूप में, मान लीजिए हमारे पास ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 है, तो इसके लिए जब भी हम x का मान ज्ञात करेंगे, x के 2 मान आएंगे, उसके लिए सूत्र है x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a, यानी ऋण b धन ऋण वर्गमूल के अंदर b का वर्ग ऋण 4ac/2a, ये हमारा सूत्र हुआ। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ और है, विभेदक। विभेदक या उसी को विविक्त कर भी बोलते हैं, जिसे d से शो किया जाता है। वर्ग समीकरण हमारे पास ax² + bx + c = 0 हो, तो यदि हम उसका विभेदक या विविक्त कर ज्ञात करना चाहेंगे तो उसके लिए सूत्र है d = b² - 4ac, यानी d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac। इस फार्मूला का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे की देखिए, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का पेपर में आने की संभावना रहता है। जैसे पहला है हमारे पास, यदि d का मान 0 हो, यदि d का मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो समीकरण के दोनों मूल यानी 2 मूल रहेंगे। x के जो 2 मान आएंगे, पहला मान
और ये मान लीजिए हमारे पास दूसरा मान, एक को अल्फा द्वारा शो किया जाता है और दूसरा को बीटा। तो दोनों मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। दोनों मूल यानी x के जो दो मान आएगा, दोनों मान सेम सेम आएंगे। मान लीजिए एक का 2 हल आया, 2 आया, तो दूसरा भी क्या आएगा, 2 आएगा। उसके बाद ये दूसरा को समझिए, यदि d का मान क्या है, ग्रेटर देन 0 अर्थात धनात्मक में हो, d का मान यदि क्या हो, धनात्मक हो, तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। यानी x के जो दो मान आएंगे वो अलग अलग होंगे, अलग अलग। जैसे एक मान आ गया 2, एक मान आ गया 3, तो दोनों क्या हुए, अलग अलग हुए और अर्थात असमान हुए। तो इसको केयर करना है, यदि d का मान धनात्मक में आया तो दोनों मान अलग अलग होंगे। तीसरा, यदि d का मान क्या हुआ, लेस देन 0 अर्थात शून्य से छोटा हो। शून्य से छोटा कब होगा, यदि वो ऋणात्मक हो। x का मान यदि ऋणात्मक आएगा, d का मान यदि ऋणात्मक आएगा तो मूल क्या होगा, काल्पनिक और असमान। काल्पनिक और क्या रहेगा, असमान रहेगा। ठीक है, इसमें भी आप केयर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अपन। वर्ग समीकरण या वर्ग समीकरण के दो मूल जिसे हम अल्फा और बीटा के द्वारा व्यक्त करते हैं, ये हमारे पास व्यापक या हमारे पास मानक समीकरण है। इसके लिए सूत्र होगा, ये सूत्र है मूलों का योगफल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पक्का एक ना एक आता है। दो मूल है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, तो इसके लिए सूत्र अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यानी इसको भी सूत्र के लिए उपयोग कर सकते हैं, इसको भी। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। ठीक है, यहाँ पे आप केयर कीजिए, बी माइनस बी यानी कौन से वाले को बोल रहा है, ये वाले को बोल रहा है। ये देखिए आपको इसको बोल रहा है, यानी बी का मान यहाँ पे जो रहेगा वो। और यहाँ पे देखिए माइनस चिन्ह है और x का गुणांक, x का गुणांक यानी देखिए इसमें b के बाद x है, तो x के सामने जो b की जगह में रहेगा वो यहाँ पे मान लिखना है। और a है नीचे वाले में, ये a, तो x स्क्वायर का गुणांक, ये x स्क्वायर है, तो a की जगह जो रहेगा उस मान को हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जैसे उदाहरण स्वरूप समझा देता हूँ आप लोगों को, ये ध्यान दीजिए। ये तो हमारे पास हो गए व्यापक। मान लीजिए ये हमारे पास हुआ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मैं अपने मन से लिया हूँ। अब यहाँ पे आप तुलना कीजिए, क्या बता रहा है, माइनस, तो माइनस x का गुणांक यानी x के सामने क्या है, चिन्ह समेत लेना है, तो प्लस 4, प्लस को तो नहीं लिखते यानी 4 ही रहेगा। उसके बाद x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर के सामने कुछ नहीं यानी क्या है, 1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1, अर्थात यहाँ पे ऋण 4 आया हमारे पास। दूसरा है मूलों का गुणनफल। मूल दो है अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। इसी उदाहरण में देख लेते हैं हम। सी बोला यानी अचर पद, अचर पद यानी जिसमें एक सना हो, तो एक सना हो तो वो हमारे पास क्या है, 4, तो ऊपर में लिख दो 4। और x स्क्वायर का गुणांक तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है हमारे पास 1, तो यहाँ पे इसका मान आ जाएगा 4। यानी मूलों का योगफल ऋण 4, मूलों का गुणनफल धन 4। ये सूत्र भी हुआ। उसके बाद है वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण बनाने हैं, तो आपको कैसे इनको समीकरण के रूप में लाएंगे, तो इसके लिए सूत्र है x का वर्ग ऋण मूलों का योगफल इंटू x धन मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। ये एक सूत्र है अपने आप में। यदि आपके पास मूलों का योगफल दिया गया है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, मूलों का योगफल मान लीजिए आपको ये वाला दे दिया जाए, बोला जाए मूलों का योगफल ऋण 4 है और गुणनफल 4 है, तो इस सूत्र का प्रयोग करके डायरेक्ट आप वर्ग समीकरण बनाओगे, यानी यही वाला तो वर्ग समीकरण हमारे पास बनेगा, ये अभी जो लिखा था वो। ठीक है, अब मूल के रूप में दे दिया जाए। अब आपको क्या बोला जाए, मूलों के योगफल के बजाय मूल के रूप में दे दिया जाए, यानी एक अल्फ़ा का मान दे दिया जाए और दूसरा बीटा का मान दे दिया जाए। और आपको बोला जाए कि दोनों मान के आधार पे x का वर्ग ऋण ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स धन अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 दे दिया जाए। तो इन मानों को यहाँ पे रखोगे और हल करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा। चलिए, मैं जो चीज़ समझाना चाहता था वो हो गया बेसिक। अब आ जाते हैं जो आपके
माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो पेपर में दिया है उन प्रश्नों में। चलिए पहला प्रश्न है, देखिए, एक चर वाले द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल होते हैं। देखो मैं मेरे नोट्स में था ना, तो कितने मूल होते हैं, तो 2। एक चर के द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं, यानी मूल कब समान होते हैं, जब विभेदक का मान क्या होता है, 0 होता है। अभी नोट्स में इनको भी बताया, यानी डी का मान यदि 0 होता है तो मूल क्या होते हैं, यानी एक का जो दोनों मान रहेगा, उदाहरण दिया जैसे 2 2, तो दोनों मान क्या रहते हैं, समान रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरा, इसमें 2 आ गया, इसमें 0। तीसरा है, यदि किसी एक चर के द्विघात समीकरण एक मूल अल्फ़ा और डी का मान, एक मूल जो है अल्फ़ा हो गया और डी का मान कितना दे दिया गया है, डी इज इक्वल टू दे दिया है 0, तब दूसरा मूल क्या होगा। दूसरा मूल को हमको पूछने का प्रयास किया है, यानी डी का मान 0 होता है। डी का मान जब 0 होता है तो हम तो अभी पढ़े जस्ट ये दूसरा वाले में, यदि डी का मान 0 होता है तो दोनों मूल बराबर होते हैं, यानी ऑलरेडी एक मूल अल्फ़ा दिया है और दूसरा मूल जो भी इसी के बराबर होंगे, तो दूसरा मूल भी तो अल्फ़ा ही होगा ना। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, सी अल्फ़ा। सी अल्फ़ा याद रखेंगे, ये सी अल्फ़ा के रूप में आया, कन्फ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल सही है। चौथा, द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी थोड़ा ध्यान देना, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्या बताया गया है इनको आप केयर कीजिए। ये तो हमारे पास दे दिया है एक वर्ग समीकरण, व्यापक वर्ग समीकरण क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके द्वारा सूत्र बना है, तो सूत्र क्या है, माइनस बी अपान ए, मूलों का क्या है, योगफल बोला है ना। अब आप केयर करो, ये एक्स के सामने क्या है, बी है, तो इसी बी को, माइनस चिन्ह तो रहेगा, इसी बी को हम यहाँ पे लिखे हैं, और एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, ए, तो इसी ए को हम यहाँ पे लिखें। अब इसमें केयर कीजिए, अब आप केयर करो कि ये एक्स के सामने क्या है, ए है, देखो ये ए, तो इसी ए को आप बी के जगह लिखोगे, ये ऋण चिन्ह है और यहाँ पे ए लिखोगे, और एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, यहाँ पे देखिए ये बी है, तो यहाँ पे लिखोगे बटे बी, यानी आपके पास आंसर क्या आया, माइनस ए अपान बी। तो देखिए माइनस ए अपान बी का है डी नंबर, ये डी हमारा उत्तर होगा। चलिए देखो, इसमें आया सी, इसमें आया डी माइनस बी माइनस ए अपान बी। पांचवा है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के दो मूल अल्फ़ा और बीटा है, तो उनके गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, ये दोनों मान है हमारे पास, एक अल्फ़ा के रूप में है और बीटा। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला रहता है एक्स, ठीक है, एक्स माइनस पहला मूल यानी अल्फ़ा के रूप में, एक्स माइनस दूसरा मूल यानी बीटा के रूप में। ठीक है, तो इसी के रूप में इनको हमको क्या करना होता है, हल करना होता है और अपने को मान ला के देना होता है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये, राइट, क्योंकि इसी में मान रखेंगे, मान लीजिए एक्स माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर हमारे पास क्या आया, अल्फ़ा आया, और यही तो बता रहे एक अल्फ़ा है, और इसमें भी रखेंगे तो दूसरा क्या आएगा, बीटा। तो उत्तर होगा हमारे पास बी, एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू करके इसमें के या अदर दे दिया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हो गया हमारा कौन सा, बी। 2 अंकों वाले प्रश्न, ठीक है, ये हमारे पास प्रश्न दिया है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो एकदम सिस्टमेटिक यदि आप हल करोगे तो एक बार इसको लिखोगे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें हमें क्या बोला है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल का यहाँ पे लिखोगे मूलों का योगफल
फल बराबर क्या होता है। आप तो पहले इसको व्यापक समीकरण के द्वारा भी हल करोगे तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए एक बार देखो, ये यहाँ पे ये प्रश्न हुआ ये, अब आप लिखोगे व्यापक वर्ग समीकरण क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए का मान, बी का मान और सी का मान निकालेंगे। यहाँ पे केयर करो, ए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर छोड़ो तो यहाँ पे ए है तो वहाँ पे क्या है 3। बी का मान देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है तो बी के स्थान पे क्या है 2 और बिना एक्स वाले यानी यहाँ पे है 7। अब आप सिस्टमेटिक लिखोगे मूलों का योगफल, सूत्र है माइनस बी अपान ए, तो b के जगह में क्या है 2 तो माइनस 2 अपान ए यानी क्या है 3, तो ये हमारा प्लस वाला हुआ उत्तर। मूलों का गुणनफल, c अपान ए, c का मान कितना है आपका 7, तो 7/, ए यानी 3 तो 7/3, ये दोनों उत्तर आ गए हमारे पास। एक आया ऋण 2/3, दूसरा आया 7/3। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। ये हमारे पास दिया गया है ब्रैकेट में 2x प्लस 3, सेकेंड ब्रैकेट में 3x माइनस 7 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल यानी 2 मान ज्ञात करना है x का, ये तो एकदम इजी है। चलिए देखो क्या दिया है हमारे पास, जो प्रश्न दिया है उसको एक बार लिखेंगे 2x प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में एक एक के बराबर, इसके बराबर भी शून्य और इसके बराबर भी शून्य लिखेंगे। पहला है हमारे पास क्या 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये वाला प्लस 3 जो है दूसरे पक्ष में जाके क्या हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, 2x बराबर माइनस 3। तो x बराबर ये 2 और x के बीच क्या संबंध है, गुना, तो दूसरे पक्ष में जाके क्या हो जाएंगे भाग, तो ऋण 3/2, ये एक मान आया x का। दूसरा मान देख लो 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये माइनस है तो दूसरे पक्ष में जाके क्या होगा प्लस, इधर बचेगा 3x, तो x बराबर ये गुना है तो जाके क्या हो जाएगा भाग, यानी 7/3, ये दूसरा मान आया, ये दोनों मान हुआ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न तीसरा। इसमें बोला गया है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64 इज इक्वल टू 0, यानी x का वर्ग धन 16x धन 64 बराबर 0 है, तो हमें d का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। विभेदक यानी d का मान ज्ञात करना है। चलिए इनको कैसे हल करेंगे, ये यहाँ से मैं बता रहा हूँ मैं हल। एक बार लिखेंगे जो दिया है हमारे पास समीकरण, तो x का वर्ग धन 16x धन 64 बराबर 0, d का मान अपने को ज्ञात करना है। d यानी क्या है, विविक्त कर, तो यहाँ पे सूत्र लिख देना, विविक्त कर ठीक है, या विभेदक भी कहते हैं, यहाँ पे विभेदक भी लिख सकते हैं। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए व्यापक वर्ग समीकरण से यहाँ पे लिख के अगर इसकी तुलना करोगे, ये a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a बराबर क्या आएगा, कुछ नहीं यानी 1, b बराबर क्या आएगा तो धन 16 यानी 16, c बराबर क्या दिया है तो 64। ठीक है, इन मानों को यहाँ पे रख दीजिए, तो ये तो d है, b का स्क्वायर यानी किसका मान 16 का वर्ग, ऋण 4, a यानी 1, ठीक है, c यानी 64, 16 गुनी 16 यानी होता है 256, यहाँ पे 4 चौक 16 का 6 बचा 1, 4 6 24 और 1 25, दोनों सेम आया, यानी d का मान हमारे पास क्या आ गया, दोनों कटेगा यानी 0, ये d का मान 0 आया, यानी इनको हल करेंगे तो हमारे पास x का दोनों मान बराबर होंगे। इस प्रकार से आपको बनाना है। उसके बाद आ जाते हैं, क्या बोला गया है हमको, द्विघात समीकरण बनाइए। यदि मूल अल्फ़ा बराबर मान लीजिए हमारे पास x 6 प्लस √5
और बीटा बराबर हमारे पास दिया है 6 माइनस रूट 5। तो इसके लिए हम हमारे पास जो फार्मूला है इसमें मान रखेंगे, इस प्रकार से इनको हल करेंगे सिस्टमेटिक। ये हमारे पास है यानी 2 मूल दिया है, मूल है ना। अल्फ़ा बराबर मान लीजिए हम शुरू वाले को मान लेते हैं 6 प्लस रूट 5, बीटा बराबर मान लीजिए हम मान लेते हैं 6 माइनस रूट 5। ठीक है, अब हमको बोला है क्या बनाने के लिए, द्विघात समीकरण। तो चलिए द्विघात समीकरण का सूत्र क्या है, सूत्र द्विघात समीकरण 2 सूत्र बताया था, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद माइनस लगेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपको केयर करना है। अब मान रखते जाइए, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का मान केयर करो, क्या दिया है हमारे पास 6 प्लस रूट 5। ठीक है, उसके बाद किसका मान देखेंगे, बीटा का मान देखेंगे। बीटा का मान हमारे पास क्या है, ये माइनस चिन्ह है तो सामने में है, यहाँ पे बीटा का मान प्लस के रूप में यानी 6 माइनस रूट 5, ये ब्रैकेट क्लोज इनटू एक्स, फिर दोनों का मल्टीप्लाइड के रूप में रहेगा 6 प्लस रूट 5 और 6 माइनस रूट 5 इज इक्वल टू 0। ये रूट 5 कटा तो एक्स स्क्वायर 6 दूनी 12 यानी ऋण 12x। ठीक है, अब ये सूत्र है हमारे पास, ये वाला सूत्र केयर करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और दूसरे में होता है क्या, a माइनस बी, यानी एक बार प्लस ये प्लस, एक बार माइनस तो ये माइनस, और ये वाला फार्मूला बन जाता है। तो अपने को क्या करना है, a का वर्ग यानी 6 का वर्ग यानी 6 6 36 ऋण वर्गमूल 5 का वर्ग। ये वर्गमूल 5 का यदि हम वर्ग करते हैं तो ये केवल और केवल 5 आता है। कितना आएगा यहाँ पे 5। तो चलिए यहाँ पे आ जाएगा 5, 36 में 5 गया तो 31 धन 31 बराबर 0। तो ये हमारा उत्तर होगा, x का वर्ग ऋण 12x धन 31 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा द्विघात समीकरण बना। तीसरा 3 अंकों के प्रश्न में पहला है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, प्रकृति। तो d का मान ज्ञात करने के बाद आपको मूलों की प्रकृति मालूम होगा। यदि 0 रखा जाए तो मूल वास्तविक और बराबर, यदि प्लस में आ जाएगा तो मूल क्या हो जाएगा, अवास्तविक और बराबर, यदि माइनस में आया तो मूल ये भी असमान रहेंगे और काल्पनिक रहेंगे। ये चीज़ों को पूछा गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चलो इसी बस को बता रहा हूँ, ये प्रश्न लंबे हो जाएंगे, इस कारण से एक के वाले को बता दूंगा। सूत्र विधि इसमें बनाना थोड़ा टफ जाएगा, इस कारण से उनको छोड़ दूंगा। ये तो मैं अभी समझाते समय आपको बताया था, एक्स का 2 मान ला के दिखाया था। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको बोला है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करना है, हल आपके पास जो प्रश्न दिया है उसको लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। व्यापक समीकरण लिखना, व्यापक समीकरण क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तुलना करने पर, तुलना से, तो a बराबर यहाँ पे x का वर्ग है, सामने में a, तो इस a के सामने कुछ नहीं है, यानी क्या है 1। b इज इक्वल टू क्या दिया है, b का मान देखो ऋण 4, यहाँ पे भी पता चल रहा है ये ऋण 4, तो यहाँ पे लिख दो क्या, ऋण 4। c का मान कितना है, धन 4, ये देखो ये धन 4। ठीक है, अब a, b और c का मान आ गया। अब हमारे पास सूत्र लिखेंगे विविक्त कर का, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। अब क्या है, b यानी क्या दिया है, माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4, a यानी 1 और c यानी कितना दिया है 4।
4 चौक 16 ऋण 16 यानी डी का मान आया 0। तो आप यहाँ पे लिखना अतः, ठीक है, अतः डी बराबर 0 है। तो अतः क्या लिखोगे, दिए गए जो हमारे पास द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण का क्या होगा, मूल वास्तविक और समान, मूल वास्तविक एवं समान होंगे, यही मूलों की प्रकृति बताएगा। ठीक है, पुनः आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक और क्वेश्चन है, चाहे तो ये के वाला मान पेपर में बहुत आता है, अगर आप इनको देखना चाहें तो चलिए इनको भी यहीं पे बना देते हैं। ठीक है, के का मान आपको ज्ञात करने के लिए बोला है जब मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल वास्तविक और समान अभी हुआ है, यानी d = 0 था तब मूल वास्तविक और समान हुए। तो यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है कि k का मान आपको ज्ञात करना है और मूल वास्तविक और क्या है, समान है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा समय नहीं सही। ये हल समीकरण हमारे पास क्या दिया है, पहले तो k का मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। उसके बाद क्या करना है, हमारे पास जो समीकरण दिया है उसको लिखना है। क्या दिया है, 2x² - 10x + k = 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको व्यापक वर्ग समीकरण के माध्यम से क्या करना पड़ेगा, a b c का मान, व्यापक वर्ग समीकरण। ठीक है, ax² + bx + c = 0। तो a बराबर हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए ये x के सामने 2 है तो a बराबर 2। b बराबर क्या आएगा, तो b के सामने चिन्ह के साथ लेंगे तो -10, और c बराबर क्या आएगा, अकेला है यानी क्या, k। अब हमें क्या करना है, यदि मूल वास्तविक और बराबर, यदि मूल वास्तविक एवं बराबर है एवं समान हो तो d = 0। d का फार्मूला हमको मालूम है, b² - 4ac = 0। अब इन मानों को रखिए। b का मान क्या दिया है हमारे पास, b का मान दिया है कितना, -10। तो -10 का होल स्क्वायर -4, a का मान कितना दिया है, 2, और c का मान क्या दिया है, k = 0। k का मान ज्ञात करना है तो ये 10 × 10 यानी हमारे पास 100 आया, ऋण 4 दूनी 8, k = 0। अब k वाले माइनस में तो इसको उधर ले जाओ, तो इधर तो ऑलरेडी 100 है, इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस है तो +8k। तो k का मान क्या हो जाएगा, ये 8 गुना है तो इधर आके भाग, यानी 100/8। सरलतम रूप में लाओगे तो क्या हो जाए, कटा तो कटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, किससे कटाओगे, मान लीजिए आप कटाते हैं 2 से, तो ये 4 और वो हो जाएगा 50। फिर कटाओगे तो 25/2, 1 से बराबर आ जाएगा 25/2। 4 से कटाओगे 25 चौक 100 और 4 दूनी 8। ये हमारे पास x का मान, k का मान हुआ। इस प्रकार से ये भी हुआ। विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। पुनः वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत